Hello students, welcome to you all. Today you will study ninth chapter of history, the making of the national movement 1870s to 1947. तो आज आप पढ़ेंगे जो नेशनल मूवमेंट चला था आपका फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1870s से लेकर आपके देश आज़ाद होने तक यानी कि 1947 तक. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि जो राष्ट्रवाद था उसका उदय कैसे हुआ. द above mentioned developments led the people of the ask crucial question. देखिए, उस समय जब देश गुलाम था, जब यहाँ पर रूल चलता था अंग्रेजों का, तो कई तरह के क्रूशियल क्वेश्चन थे लोगों के पास. व्हाट इज दिस कंट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर whom इज इट मीन्ड, यानी कि ये कंट्री किसकी है, ये उनके मन में प्रश्न था. द आंसर दैट ग्रेजुअली इमर्ज वाज इंडिया वाज द पीपल ऑफ इंडिया. जो भारत है वो किसका था? पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के लोग थे. ऑल द पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर, चाहे वो किसी भी कोई भी इंडियन हो, यानी किसी भी क्लास का, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर, तो ये सभी लोगों की कंट्री है, सभी लोगों का देश है. एंड द कंट्री, इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम्स वर मींट फॉर ऑल ऑफ देम. और साथ ही जो कंट्री, कोई भी देश होता है, उसके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं और जो वहाँ का सिस्टम होता है वो सबके लिए है. विद दिस आंसर, और इसी आंसर के साथ, केम द अवेयरनेस दैट द ब्रिटिश वेर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड द लाइफ्स ऑफ इट्स पीपल. तो उस समय, एज यू ऑल नो, Britishers, they were ruling in India and they were controlling all the resources of India. सारे जितने भी रिसोर्सेज थे तो सभी कौन उस समय यूज़ कर रहा था? ब्रिटिश यूज़ कर रहे थे. और काफ़ी हद तक वे यहाँ के लोगों की, जो लोगों का जो जीवन था उसे भी प्रभावित कर रहे थे. एंड until this control was ended, India could not be for Indians. और जब तक ब्रिटिश कंट्रोल, ये जो ब्रिटिश कंट्रोल था वो ख़त्म नहीं हुआ, तब तक जो इंडिया था वो इंडियन के लिए उस समय नहीं थी. द consequences began to be clearly stated by the political association formed after 1850. तो देखिए, ये सारे प्रश्न 1850 के बाद उठने लगे, जब काफ़ी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनने लगी, खासतौर पे जिसमें इंडियंस थे. स्पेशली दोज केम इनटू बीइंग इन द 1870s. तो 1870s के दौरान और 1880s यानी कि 1870 से 1880 के बीच काफ़ी एसोसिएशंस यहाँ पर बनी. मोस्ट ऑफ दे वेर लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर. और देखिए, उसमें से जो ज़्यादातर एसोसिएशन थी वो किसने बनाई थी? जिन्होंने जो इंग्लिश एजुकेशन जिन्होंने ली थी और जो प्रोफेशनल थे, जैसे कि वकील. और थी ये कौन? इंडियंस. द मोर इम्पोर्टेंट वंस वर द पूना सार्वजनिक सभा. और जो समय की एसोसिएशन बनी उनमें एक थी पूना सार्वजनिक सभा, फाउंडेड इन 1870. द और इसके अलावा द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशंस, and of course the Indian National Congress. So all these associations, they played a crucial role for the independence. Note the name पूना सार्वजनिक सभा. आप देखिए, फ्रॉम ऑल ऑफ दीज, इन सभी में से जो आपका है पूना सार्वजनिक सभा, द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक. तो सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? कहीं पे आप देखते हैं सार्वजनिक संपत्ति लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि सभी के लिए उस पर सभी का अधिकार है. तो सर्व का मतलब होता है फॉर ऑल, जनिक का मतलब ऑफ द पीपल. थ्रू मैनी ऑफ दिस एसोसिएशन फंक्शन इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री. और देखिए, उसमें इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग एसोसिएशन वर वर्किंग. देयर गोल वर स्टेटेड एज द गोल्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. और सभी का एक ही उद्देश्य था, जो कि सभी लोगों का उद्देश्य था इंडिया के. नॉट दोज ऑफ एनी वन
रीजन, कम्युनिटी और क्लास। तो उसमें जितने भी यहाँ पर रीजन्स थे, जितने भी कम्युनिटीज थी, जितने भी क्लासेस थी यहाँ पर, तो उनका मेन फोकस था इंडिपेंडेंस। They worked with the idea that people should be sovereign, a modern consequences and a key features of nationalism. In other words, they believed that Indian people should be empowered. देखिए उनका ये विश्वास था कि जो इंडियन पीपल हैं उन्हें एम्पावर्ड होना होगा टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स। जो भी उनके मामले हैं उन मामलों के बारे में उन्हें खुद का फैसला देना होगा। The dissatisfaction with British rule intensified in 1870s and 1880। तो देखिए 1870 से 80 के दौरान काफ़ी जो लॉज आए, काफ़ी एक्ट आए बाय द ब्रिटिश विच वर डिसअपॉइंटेड इंडियंस। अब देखिए जिससे वो सेटिस्फैक्शन उन्हें नहीं मिल पाया इंडियंस को, कुछ ऐसी लॉज थे। फर्स्ट वन द आर्म्स एक्ट। देखिए आर्म्स एक्ट ये कब पास हुआ? वॉज पास्ड इन 1878 डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम possessing आर्म्स। तो इसमें जो भी आर्म्स होते थे, जो हथियार होते थे, वो इंडियंस को रखने का अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया। In the same year, the Vernacular Press Act was also enacted in the efforts of silence those who were critical of the government। तो देखिए एक दूसरा आया यहाँ पर एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सेम ईयर जब आपका आर्म्स एक्ट आया था 1878। और इसमें भी क्या था? इफ any newspaper publishing anything that was objectionable by British so they can take action। तो वो एक्शन ले सकते थे। तो ये भी यहाँ पर क्या है? वर्नाकुलर एक्ट आया। In 1883 there was a furor over the attempt by the government to introduce the Ilbert Bill। इल्बर्ट बिल लाया गया। इट वॉज फेवरेबल फॉर इंडियन। देखिए ये इंडियंस के फेवर में था। द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियन। तो इसमें क्या था? कोई भी अगर ब्रिटिश और यूरोपियन व्यक्ति है, पर्सन है, तो उसकी हियरिंग है, उसका जो केस है वो सुन सकते हैं इंडियन जज। तो देखिए यहाँ पर इंडियंस को पावर देगी, बट दिस लॉ वाज प्रोटेस्टेड बाय दी ब्रिटिशर्स। जो समय के ब्रिटिश थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो देखिए यहाँ पर भी इंडियंस के लिए काफ़ी नुकसान था। उन्हें लगा कि ऑल दीज लॉज और एक्ट्स इट्स अगेंस्ट ऑफ इंडियंस। द नीड फॉर एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हैड बीन फेल्ड सिंस 1980। तो देखिए 1880। तो यहाँ पर एक एजुकेटेड इंडियंस की एसोसिएशन बनना शुरू, उसके लिए वे सोचने लगे। बट द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी डिपेंडेंट दिस डिज़ायर। तो एल्बर्ट बिल के बाद ये डिज़ायर और ज़्यादा बढ़ गई। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड इवन 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। तो देखिए इसमें कितने सदस्य थे? 72। जो फर्स्ट आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। और कहाँ पर हुई इनकी मीटिंग? बॉम्बे में इन दिसंबर 1885। सो व्हेन डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म? इन 1885। द अर्ली लीडरशिप। तो इसके जो शुरुआती लीडर थे इन 72 मेंबर्स के, वो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्य अय्यर अमंग अदर्स। वॉज लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कलकत्ता। और अधिकतर इसमें जो मेंबर्स थे देवर फ्रॉम बॉम्बे एंड कलकत्ता। नरोजी, जो नरोजी थे, अ बिजनेसमैन एंड पब्लिसिस्ट सेटल्ड इन लंदन। तो ये लंदन में रहते थे, उसमें लंदन में सेटल थे। एंड फॉर अ टाइम ऑफ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी थे। गाइडेड द यंगर नेशनलिस्ट। तो उस समय के जो यंगर युवा नेशनलिस्ट थे, आंदोलनकारी थे, उन्हें इन्होंने गाइड किया।
रिटायर्ड ब्रिटिश, और देखिए अलोंग दीज इंडियन मेंबर्स अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे एओ ह्यूम ऑल्सो प्लेड अ पार्ट ऑफ ब्रिंगिंग इंडियंस फ्रॉम वेरियस रीजन्स टुगेदर। तो इन्होंने भी काफ़ी भूमिका निभाई इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट में। अ नेशन इन द मेकिंग, it has often been said that the Congress in the first 20 years was moderate। तो देखिए कहा जाता है कि और माना भी जाता है कि जो कांग्रेस थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके जो पहले के 20 साल थे अबाउट 20 ईयर्स, वो इनका जो नज़रिया था मॉडरेट था। इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स, जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे और जो मेथड्स थे उसके द्वारा। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांड्स अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियन इन दी गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए शुरुआत में इन 20 सालों में ये इन्होंने आज़ादी की मांग नहीं की, दे डिडंट रेज वॉइस फॉर दी इंडिपेंडेंस। अब देखिए उस समय इनकी जो मांग थी जैसे कि कहा गया मॉडरेट, यानी कि दे जस्ट डिमांडेड फॉर अ ग्रेटर वॉइस, यानी कि ज़्यादा वॉइस इंडियंस की इन दी गवर्नमेंट। जो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनमें इंडियन मेंबर्स को ज़्यादा लिया जाए जिससे उनकी वहाँ पर संख्या ज़्यादा हो, और साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है इट वांटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव्स, गिवन मोर पावर्स एंड इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस वेयर नॉन एग्जिस्टेड। और साथ ही इन्होंने मांग की कि जो उसमें की लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाए इंडियंस, उन्हें ज़्यादा पावर दी जाए, और जिन प्रोविंसेस में इंडियन मेंबर्स नहीं हैं उन्हें भी वहाँ पर शामिल किया जाए इंडियंस को, यानी कि उन्होंने मेंबरशिप बढ़ाने की मांग की। इट डिमांडेड दैट इंडियंस बी प्लेस्ड अ हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट। इनकी मांग थी कि जो समय गवर्नमेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसकी जो हाई पोजीशंस होती हैं ऑफिसर रैंक्स होती हैं वहाँ पर भी इंडियंस को मौका मिले पूरी तरह से। फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, नॉट जस्ट इन लंदन। सो स्टूडेंट्स यू शुड नो दैट टाइम जो आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस होते हैं जिससे गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनाए जाते हैं, रिक्रूट होते हैं, तो उस समय जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते थे वो होते थे केवल लंदन में, और उसके लिए यहाँ से इंडियंस का जाना बड़ा मुश्किल होता था बिकॉज इट वॉज वेरी हार्ड जर्नी, बहुत दिनों की जर्नी होती थी, और इसी कारण जो इंडियंस थे वे इस एग्ज़ाम में भाग नहीं ले पाते थे। तो इसीलिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब ये मॉडरेट्स थे यहाँ पर, तो उनकी मांग थी कि इस सिविल सर्विस एग्ज़ाम को ज़्यादा से इंडिया में भी कराया जाए इन द प्लेस ऑफ जस्ट इन लंदन, यानी कि केवल लंदन में न करा के इंडिया में भी इसका आयोजन किया जाए सिविल सर्विस एग्ज़ाम का, जिससे कि अधिक से अधिक ऑफिसर इंडियन भी बने। द डिमांड फॉर Indianization of the administration was put part of a movement against racism, since most important jobs of the time were monopolized by white officials, and the British generally assumed that Indians could not be given positions of responsibilities। और देखिए उसमें अधिकतर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स बनाए जाते थे वो इंडियंस को नहीं बनाया जाता था, क्योंकि अधिक ज़्यादा जो पोजीशंस होती थी जिम्मेदारी की वो इंडियंस को नहीं दी जाती थी, और उनका सोचना भी ऐसा था कि वे नहीं कर सकते, बट इट वाज रॉन्ग सिंस ब्रिटिश ऑफिसर्स वेर सेंडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरीज होम। इंडियनाइजेशन इट वाज होप्ड वुड ऑल्सो रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड। तो देखिए उसमें जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे उनको जो सैलरी दी जाती थी वो इंडिया से ही दी जाती थी, तो इसमें क्या होता था देखिए जो इंडिया की वेल्थ है, जो यहाँ का पैसा है वो ड्रेन हो रहा है, यहाँ से बहकर कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। तो अगर इंडियन ऑफिसर होंगे तो पैसा इंडिया ही रहेगा। अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और दूसरी इनकी डिमांड थी कि जो जुडिशरी है, जो कोर्ट्स हैं, उन्हें सेपरेट किया जाए एग्जीक्यूटिव से। द रिपेल ऑफ द आर्म्स एक्ट, और आर्म एक्ट को दोबारा इस पे पुनर्विचार किया जाए। एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और जो
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया है जिससे उनकी स्पीच और एक्सप्रेशन पर पाबंदी लगी है, वो भी हटाया जाए। द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। तो देखिए शुरू में जो शुरुआती समय था कांग्रेस का, उसमें इन्होंने काफ़ी इकोनॉमिक इश्यूज भी उठाए। इट डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी एंड फेमाइन्स। तो उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश रूल है उन्होंने गरीबी और जो समय के अकाल पड़े उनका नेतृत्व किया। इंक्रीज द लैंड रेवेन्यूज, क्योंकि उन्होंने लैंड रेवेन्यूज को बनाया। हैड impoverished peasants and जमींदार्स and export the grains to Europe had create food shortage। और इसका कारण उन्होंने बताया कि एक तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रेवेन्यू बहुत बढ़ाया और दूसरा जो उन्होंने यहाँ से बहुत ज़्यादा जो ग्रेन्स होता है, जो फूड ग्रेन्स होते हैं, उन्हें यूरोप में एक्सपोर्ट किया जिससे यहाँ पर उसकी शॉर्टेज हो गई और यही कारण था जिससे यहाँ पर पॉवर्टी फैली और फेमाइन्स फैले, अकाल फैला। तो कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो उन्होंने डिमांड की कि जो रेवेन्यू है उसे कम किया जाए और साथ ही जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, उसमें भी कटौती की जाए। इट पास्ड मेनी रेजोल्यूशंस ऑफ द सॉल्ट टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स अब्रॉड एंड द सफरिंग ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो देखिए उसमें कई तरह की यहाँ पर दिक्कतें थी, फॉरेस्ट लॉज भी थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। कॉज्ड बाय द इंटरफेयरिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, किसके कारण, जो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस समय आ गया था। ऑल दिस शोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ बॉडी ऑफ द educated elite, the Congress did not talk only a belief of professional group, जमींदार्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स। तो ये चीज़ें हमें बताती है कि जो उसमें एजुकेटेड मेंबर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने सभी के बिहाफ में बोला, चाहे वो प्रोफेशनल ग्रुप हों, जमींदार्स हों और इंडस्ट्रियलिस्ट हों उस समय के। द मॉडरेट लीडर्स वांटेड अ डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। तो वो ये चाहते थे कि पब्लिक अवेयरनेस हो और जैसा ये अन्यायपूर्ण तरीके का ब्रिटिश रूल है ये खत्म हो। दे पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स, रोट आर्टिकल्स एंड शोड हाउ ब्रिटिश रूल वाज लीडिंग टू द इकोनॉमिक रूइन ऑफ द कंट्री। तो देखिए उन्होंने जो एजुकेटेड ये शुरुआती कांग्रेस लीडर्स थे, इन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश किए, आर्टिकल्स लिखे और इसके माध्यम से उन्होंने दिखाया कि कैसे जो ब्रिटिश रूल है वो यहाँ की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर बना रहा है इंडिया की। दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस। उनकी जो स्पीच होती थी उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया ब्रिटिश रूल को एंड सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पीपल ओपिनियन। और साथ ही अपने कई रिप्रेजेंटेटिव्स को उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में भेजा। दे फेल्ट दैट ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। उन्होंने महसूस किया कि जो ब्रिटिश हैं उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो यहाँ का आज़ादी है और जो न्याय है। एंड सो दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड फॉर इंडियंस। व्हाट वाज नेसेसरी देयरफॉर वाज टू एक्सप्रेस दीज डिमांड्स। तो जैसा कि उन्होंने डिमांड रखी एंड मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द फीलिंग ऑफ इंडियंस। और साथ ही उनकी ये मांग थी कि जो इंडियंस हैं उनकी फीलिंग को भी समझा जाए। सो स्टूडेंट्स, विद दिस टॉपिक फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ends here. We will continue this chapter in the next video. Till then, bye.